हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और तैयारी आपकी शानदार तरीके से चली होगी। इसमें हम बात करेंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी, यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की। और यह इम्पोर्टेंट होगा किसके लिए? केबीएस के लिए भी, केबीएस, जीआईसी और आने वाले एलटी ग्रेड के लिए। इसके साथ साथ यह सेशन इंपॉर्टेंट होगा यूपी पीसीएस के लिए भी या फिर बीपीएससी के लिए। तो इसमें 20 क्वेश्चन हम देखेंगे और 20 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी। तो इसलिए आप पेपर भी लेकर बैठें और पेन, जिससे कि आप कुछ ऐसे पॉइंट हो जो आपको नोट कर सकें और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्प हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। 180 डिग्री देशांतर का, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का या फिर 0 डिग्री देशांतर का। तो यह किसका अनुसरण करती है? यह अनुसरण करती है 180 डिग्री देशांतर का। ए ऑप्शन करेक्ट है। कुछ इसके की पॉइंट नोट करिए। जो यह रेखा है, यानी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, 180 डिग्री देशांतर के सहारे प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है? एक पॉइंट आपको मिल गया कि यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। जिसका कारण एक ही देश में दो तिथियों से बचना है। जैसे मान लीजिए ये भारत है और भारत में यदि एक ही डेट, एक ही समय में दो डेट बताएं तो उससे के लिए इसको बचना है। इसीलिए क्या है, यह एक रेखा बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, सूर्य किरीट या फिर सूर्य धब्बा। तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट है। यानी कि संवहनी मेखला की सतह अर्थात सूर्य की दीप्तिमान को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान 600 डिग्री केल्विन होता है। प्रकाश कई रंगों द्वारा निर्मित है, जिसमें कुछ रंग प्रकाश मंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जहाँ जहाँ प्रकाश मंडल द्वारा रंगों का अवशेष होता है वहाँ वहाँ काली रेखाएं दिखाई पड़ने लगती है। ये इसका कुछ इन्फॉर्मेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का समूह को, यानी कि किस रंग समूह को प्राथमिक रंग कहते हैं? श्वेत, लाल और हरा, यानी कि सफ़ेद, लाल और हरा, नीला, हरा और लाल, पीला, बैगनी और जामुनी, जामुनी को नीला कहते हैं, या फिर डी है हरा, नीला और काला। तो प्राथमिक रंग, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है। इसको किसको बोलते हैं? नीला, हरा और लाल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको हम प्राथमिक रंग कहते हैं। और प्राथमिक रंग समूह उसे कहते हैं जिनका उपयोग एक दूसरे का प्रयोग करके हम अन्य रंग बना सकते हैं। यानी कि नीला, हरा यूज़ करके हम किसी और रंग को बना सकते हैं। तो इसको याद करेंगे आप निहाल से। निहाल यानी कि प्राथमिक रंग क्या है? निहाल है। सपोज करिए किसी बच्चे का नाम निहाल है, वह प्रथम बच्चा है या फिर प्राथमिक बच्चा है। तो नीला, हरा और लाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है और देखना है कि कौन सा करेक्ट है। एक तरफ दिया है प्रयोग या फिर भूमि आच्छादन के प्रकार और दूसरी तरफ दिया है परंपरागत मानचित्र, रंग या फिर प्रतीक। वन किसका प्रतीक है? यानी कि वन को किस तरह का प्रतीक माना जाता है? यानी कि वन है गहरा हरा। कृषि, कृषि कैसा है? कृषि जो है यानी कि कृषि क्षेत्र, यह जो है पीला, कृषि क्षेत्र पीला। उत्कृष्ट या फिर अकृष्ट, यह है भूरा। और निर्मित क्या है? यह जो है लाल। यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 4। ए का 3, बी का 1 किस में दिया गया है? ए का 3, बी का 1, सी का 4। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये वाला करेक्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण या फिर मंगल। तो सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? वह है बृहस्पति। और कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में 82 हैं। कितने हैं? 82 हैं। सॉरी शनि होगा इसमें। ऑप्शन नंबर इसमें शनि दिया, हाँ सॉरी बी होगा, शनि 82 हैं। उसके बाद बृहस्पति के कितने हैं? 67 हैं। और अरुण के 27 हैं और वरुण के 14 हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बी के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? 1,00,000
1,49,600 किलोमीटर, 1,94,600 किलोमीटर, 1,96,400 किलोमीटर या फिर 1,46,900 किलोमीटर। तो पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है? यह है 14,60,000 किलोमीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टर्शरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? नहीं है पूछा गया है। यूरोप में आल्प्स, एशिया में अरावली, अफ्रीका में एटलस या फिर दक्षिण अमेरिका में एंडीज। तो कौन सा टर्शरी युग में निर्मित पर्वत नहीं है पूछा गया है? तो बी वाला है अरावली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा एक आबशारी प्लेट सीमा से संबंधित है? नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण, अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण, अंतः सागरीय कटकों का निर्माण या फिर सागर नीतल का प्रसरण। 8वें का देखेंगे, 8वें का बी होगा, अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जोली, डेली, जेफ्रे या फिर होम्स ने? यह किसने किया है? यह किया है होम्स ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पर्वत निर्माण के इस तरंग सिद्धांत का संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन होम्स ने किया था। और संवहन तरंग सिद्धांत का वर्ष 1928-29 में, कब? 1928-29 में भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या का निराकरण हेतु किया गया था इसका प्रतिपादन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पूछा जाए इसका प्रतिपादन कब किया गया था? तो 1928-29 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित भूगर्भिक युग्मों का सही कालानुक्रम क्या होगा? इयोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन या फिर प्लायोसीन। 10वें का देखेंगे, इसका हो जाएगा इयोसीन कब हुआ था? तो इयोसीन पहले होगा आपका इयोसीन, फिर होगा ओलिगोसीन, फिर होगा मायोसीन और लास्ट में आएगा प्लायोसीन। तो सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन मुख्यतः पिट्सबर्ग प्रदेश में पाया जाता है? मोटर गाड़ी, रसायन, सूती वस्त्र या फिर लौह तथा इस्पात। तो कौन पाया जाता है? यह पाया जाता है लौह तथा इस्पात। डी ऑप्शन सही है। भूगर्भ के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा, मैग्मा, पातलीय या फिर मध्यवर्ती। तो भूगर्भ के अंदर पिघले हुए पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दुर्बलता कहाँ स्थित है? बाहरी और आंतरिक कोर के बीच, ऊपरी और निचले प्रवार के बीच, निचले प्रवार के ठीक ऊपर या फिर ऊपर प्रवार के ठीक ऊपर। 13वें का आंसर देखेंगे, 13 हो जाएगा डी, ऊपर प्रवार के ठीक ऊपर। अगला क्वेश्चन, अवसादी चट्टानें अंततः से प्राप्त की जाती हैं? पृथ्वी की गतिविधियों, समुद्री निक्षेप, रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय या फिर आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से। तो ये कैसे प्राप्त की जाती हैं? आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से। डी ऑप्शन सही है। दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या फिर ग्रेनाइट का प्रयोग। तो दिल्ली के लाल किले में जो प्रयोग किया गया पत्थर है वो कौन सा है? बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इस किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, आप सभी लोग जानते हैं। और लाल किले को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2007 में, यानी कि लाल किले को लाल किले को यूनेस्को द्वारा 2007 में, कब? 2007 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है? क्वार्टजाइट, फाइलाइट, संगमरमर, स्वेल स्लेट चूना पत्थर, सर्पेंटाइन, नीस सिस्ट या फिर डी है ग्रेब्रो यानी कि ग्रेबो बेसाल्ट या फिर रायोलाइट। क्या है यह सर्पेंटाइन, नीस और सिस्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसका? आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है, क्या है? सर्पेंटाइन है, नीस है और सिस्ट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन भूस्खलन से संबंधित है। व्यष्टि शैल खंडों के ढलुआ गति जो कि सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। आधार शैल या भूमिगत मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज को द्रुत यानी कि अवगम्य संचलन या गति। जल संतृप्त शैल मलबे को धीमे से बहुत तेज गति। जल से संतृप्त शैल मलबे के धीमे प्रवाही ढलुआ पुंज। कौन सा है? यह है आधार शैल या भूमिगत मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज को द्रुत अवगम्य संचलन या फिर गति। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली को प्रस्तुत करती हैं? पूर्वारोपित, पूर्ववर्ती, वलयाकार या फिर आयताकार। तो किस प्रकार की नदी प्रणाली को प्रस्तुत करती हैं? यह है पूर्ववर्ती। बी ऑप्शन करेक्ट है। अभी आसान सा पूछ ले कि हिमालय में प्रवाहित होने वाली नदियाँ किस प्रकार की हैं? पूर्वारोपित, पूर्ववर्ती, वलयाकार या फिर आयताकार। तो यह कैसी हैं? यह पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान थे आर्थर होम्स, टूजो विल्सन, ली पिचोन या फिर हैरी हेस। तो प्लेट शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग करने वाले विद्वान थे वह थे टूजो विल्सन। बी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? आप सभी लोग जानते होंगे, अरावली, हिमालय, विंध्याचल या फिर सतपुड़ा। तो कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? यह श्रृंखला कौन सी है? यह है हिमालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लास्ट में जाते आते आपसे क्वेश्चन है, तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं कल सुबह 6 बजे सीटेट के लिए साइकोलॉजी के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है शानदार चली होगी। इसमें बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट्स की, जो कि रोज़ सुबह 10 बजे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप रोज़ 10 बजे विजिट करें और टीजीटी और पीजीटी के लिए अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नदी के पुनर्युक्त का प्रतीक नहीं है? नदी वेदिकाएँ, अधः कर्तित विसर्प, निक पॉइंट या फिर संरचनात्मक सोपान। तो इसमें से पूछा जा गया है कौन नदी घाटी के पुनर्युक्त का प्रतीक नहीं है? जिसमें क्या है? संरचनात्मक सोपान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? अरेट, सीफ, बरखान या फिर गारा। तो अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति जिस नाम से जानी जाती है वह क्या है? वह है बरखान। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? उत्तर विषुवत-रेखीय धारा, कनारी धारा, फाकलैंड धारा या फिर दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा। तो कौन सी गर्म जलधारा है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसमें क्या होगा? उत्तर विषुवत-रेखीय धारा जो है यह एक गर्म जलधारा है। ए ऑप्शन सही है। सामान्य रूप से उत्तर विषुवत-रेखीय जलधारा 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में, कब से कहाँ तक? 0 से 10 डिग्री उत्तरी यानी कि नॉर्थ उत्तरी अक्षांशों में मध्य अटलांटिक महासागर में विकसित होती है। और उत्तर विषुवत-रेखीय धारा गर्म जलधारा है और शेष सभी जो जलधाराएं हैं, फाकलैंड, उत्तरी और दक्षिण विषुवत, ये सब क्या है? ये ठंडी जलधारा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है। हम्बोल्ट धारा प्रभावित होती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे या फिर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। तो हम्बोल्ट धारा कहाँ प्रभावित होती है? प्रवाहित होती है? यह होती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, यानी कि ए एस ऑप्शन सही है। तो यदि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और आपको अपडेट रहें कंटिन्यू प्रैक्टिस के लिए। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? बादलों का पूछा जा रहा है। डब्ल्यू होप्स, ट्रीवार्था, क्यू बदाती या फिर ल्यूक हावर्ड ने। तो बादलों का जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले किया था ल्यूक हावर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और ये 4 भागों में इन्होंने बांटा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? मध्य कपासी, पश्चाभ कपासी, कपासी वर्षा या फिर उत्तरी कपासी। कौन है ये? यह है पश्चाभ कपासी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? मध्य कपासी, पश्चाभ कपासी, कपासी वर्षी या फिर स्तरी कपासी। तो 16वें का क्या हो जाएगा? 26वें का होगा पश्चाभ कपासी। ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है पेटरसन,
बर्गरान, वानगूत या फिर वोवेन ने। किसने किया है? यह किया है वोवेन ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है, या फिर डी है उपयुक्त सभी सही हैं। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन इस अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये भी करेक्ट है। ये जल का अवशोषण करते हैं, ये भी सही है। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है, और ये भी सही है। इस तरह से क्या है, चारों के चार ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में सही है? प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत विदोहन तथा विकास, सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत विदोहन तथा पर्यावरण की गुणवत्ता का अनुरक्षण। कौन सा होगा? ये होगा प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत विदोहन तथा विकास, यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका तर्कपूर्ण रूप से उपयोग होना चाहिए और उसका विकास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्मा संचार का एकमात्र साधन निम्न में से कौन सा है? चालन, अभिवहन, संवहन या फिर विकिरण। क्या है? यह है चालन। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? आदमी एक द्वितीयक उपभोक्ता है, छछूंदर एक तृतीयक उपभोक्ता है, टिड्डा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, उल्लू एक द्वितीयक तथा चतुर्थक उपभोक्ता है। तो डी मामले में क्या हो जाएगा? टिड्डा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छछूंदर क्या है? यह द्वितीयक उपभोक्ता है, और उल्लू क्या है? यह तृतीयक उपभोक्ता है, और मानव क्या है? मानव जो है यह चतुर्थक उपभोक्ता है। इस तरह से आपको याद रखनी है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रतिपादन किया था ए जी टांसले ने, जी मेंडल ने, ई.पी. ओडम ने या फिर सी पार्क ने। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रतिपादन किया था वह किया था किसने? ए जी टांसले ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत कहलाता है। निक्षेप आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या फिर वाष्प दबाव। तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है विशिष्ट आर्द्रता। सी ऑप्शन करेक्ट है। वायु दाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक होता है? स्वच्छ मौसम, अत्यधिक ठंडा मौसम, तूफानी मौसम या फिर तीव्र मौसम। तो कैसा है यह? अत्यधिक ठंडा मौसम। बी ऑप्शन सही है। निक्षेप बल उत्पन्न होता है वायुदाब के अंतर से, पृथ्वी के परिक्रमण से, तापमान के अंतर से या फिर उच्चावची विषमता से। तो विक्षेप बल कैसे उत्पन्न होता है? यह उत्पन्न होता है पृथ्वी के परिक्रमण से। बी विल बी राइट। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण प्रविधि निम्नलिखित में से किसने विकसित की थी? एम डेसी, आर ई मर्फी, ई सेवकी या फिर जी फ्रैंक ने। किसने किया था? यह किया था ई सेवकी ने। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्पादन की राजनीति व उपभोग की राजनीति शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया था? एच बुंक्रिग्ल, एन थ्रिफ्ट, पी सैंडर्स या फिर एफ वालस्टीन ने। किसने किया था? यह किया था पी सैंडर्स ने। सी विल बी राइट। अ जियोग्राफी ऑफ सोशल वेल बीइंग इन द यूनाइटेड ऑफ अमेरिका नामक ग्रंथ किस विद्वान ने लिखा था? पी डब्ल्यू पोर्टन ने, ए ल्यूकरमैन ने, ए ब्यूटीमर ने या फिर डी एम स्मिथ ने। किसने लिखा हुआ था? इंपॉर्टेंट पुस्तक है। यह लिखा था डी एम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। कल्याणकारी भूगोल की अवधारणा निम्नलिखित किसी एक के विश्लेषण पर बल देता है? नगरीय यानी कि औद्योगिक विकास, सार्वजनिक एवं गैर सरकारी भागीदारी में विकास, संतुलित प्रदेश विकास या फिर जीवन की गुणवत्ता के पहलू। कौन सा है यह? यह हो जाएगा जीवन की गुणवत्ता के पहलू। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जननांकीय संक्रमण के अंतिम चरण में है? जापान, जमैका, भारत या फिर मिस्र। कौन है यह? यह है जापान। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट।
लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मैग्नीज गैबन, तांबा वेनेजुएला, टीन मलेशिया, बॉक्साइट सूरीनाम। पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है तांबा वेनेजुएला में नहीं होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और तैयारी आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से चली होगी। इसमें हम बात करेंगे यूपी टीजीटी, पीजीटी, इवन एलटी ग्रेड या फिर जो केबीएस की वैकेंसी भी रिसेंटली आई है उसके लिए हम भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, और इसके साथ साथ यह बीपीएससी, यूपीपीसीएस और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। यह सेशन रोज़ सुबह 10 बजे होता है, तो आप 10 बजे जरूर विजिट करें और अपनी तैयारी को एक धार दें, जिससे कि आपका सिलेक्शन क्लियर हो सके। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा संभावना होगी कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सकेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। जो भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, और कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या यूरोपीय जनसंख्या की समस्या नहीं है? समस्या नहीं है पूछा गया है। वृद्ध जनसंख्या का अधिक प्रतिशत, अवयस्क जनसंख्या का अधिक प्रतिशत, अधिक जन्म दर या फिर कम जन्म दर। तो क्या यहाँ पे समस्या नहीं है? कहाँ पे? यूरोपीय, यानी कि यूरोप में। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अधिक जन्म दर। यहाँ पर समस्या ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखा जाता है हमारे इंडिया में है क्या? यहाँ पे क्या, यूरोपीय जो देशों हैं वहाँ पे अधिकतर जन्म दर की समस्या नहीं है, बल्कि इन देशों में जन्म दर निम्न स्तर पर है। यूरोप महाद्वीप विश्व के 6% भाग पर फैला हुआ है, यानी कि यूरोप महाद्वीप विश्व के 6% भाग पर फैला हुआ है, परंतु विश्व की 25% जनसंख्या यहीं आवास करती है। यानी कि ये फैला तो सिर्फ 6% भाग पर, लेकिन 25% जनसंख्या क्या करती है? यहीं पे निवास करती है। कहाँ पे? यूरोपीय कंट्री में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। केपयार्क प्रायद्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित खनिजों में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क या फिर टिन। तो केपयार्क प्रायद्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? यह फेमस है बॉक्साइट के लिए। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है। वह कृषि पद्धति जिसमें कृषक अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण हेतु फसलें उगाता है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है, जीविकोपार्जन कृषि कहलाती है, गहन कृषि कहलाती है, या फिर मिश्रित कृषि कहलाती है। यानी कि वह कृषि पद्धति जिसमें जो कृषक होता है, यानी कि किसान होता है, वह अपने परिवार के लिए ही जो कि अनाज है वह उपजाता है या फिर उगाता है। तो ये किस प्रकार कृषि है? यह है जीविकोपार्जित कृषि कहलाती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह इसमें मैंने आपको बता दिया कि यह जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यह काम करता है। और यह कृषि स्थानांतरणशील कृषि एवं स्थानबद्ध दोनों प्रकार की होती है, यानी कि यह स्थानांतरण भी होती है और स्थानबद्ध भी होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग या फिर रासायनिक उर्वरक उद्योग। तो किसको कहते हैं अमेरिका का क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग? यह बोलते हैं मोटर गाड़ी उद्योग को, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को कहते हैं हबूब, काराबूरन, जूरन या फिर हरमट्टन। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है हरमट्टन। और हरमट्टन के कई सारे लाभ हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि इसे क्या कहते हैं। इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं। तो यह सहारा रेगिस्तान के ऊपर से आने के कारण इनकी थोड़ी बहुत नमी की मात्रा भी जाती रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विश्व में पेट्रोलियम के सर्वाधिक संचित भंडार वाला देश कौन सा है? ईरान, इराक, सऊदी अरब या फिर रूस। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा संचित करने वाला पेट्रोलियम का? यह है सऊदी अरब, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। और पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से जो पहला स्थान है वो सऊदी अरब का है। इसके बाद ईरान, यानी कि सऊदी अरब, इसके बाद आएगा ईरान, फिर इसके बाद आता है इराक। ये इसका क्रम है। और जो सऊदी अरब है वो 36% पेट्रोलियम का भंडार करता है। कितना? 36% पेट्रोलियम का भंडार करता है सऊदी अरब। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया जलप्रपात और एक तरफ दिया है उसकी स्थिति। सॉरी, एंजल कहाँ पे है? तो एंजल है वेनेजुएला में। और तुगेला जलप्रपात कहाँ पे है? यह दक्षिण अफ्रीका में है। तुगेला दक्षिण अफ्रीका। यूटी गई कहाँ पे है? तो यूटी गई जो है यह नॉर्वे में है। और मुताराजी यह जिम्बाब्वे में है। ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 और सी का 4। ए का 3, बी का 1 और सी का 4, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नगरों को परिभाषित करने हेतु भारत की 2001 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस मानदंड को अपनाया गया है? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व, साक्षरता दर या फिर लिंगानुपात। तो यह किसको अपनाया गया है? जनसंख्या के घनत्व के आधार पर इसको माना गया है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौतुरा विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, जॉर्जिया में, ब्राज़ील में या फिर चीन में। तो चौतुरा विश्व का जो सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है यह स्थित है, यानी कि ये कहाँ पे है? जॉर्जिया में है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखते हैं, थोड़ा लंबा है। चलिए इसमें देख लेते हैं, पहले छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए महासागरीय धाराएं हैं, पहले इसको मिला ही लेते हैं। महासागरीय धाराएं एवं स्थानीय पत्तनों का वितरण यह किसके द्वारा होता है? तो यह होता है मर्केटर के द्वारा। तो ए का 1 हो जाएगा। और गेहूं एवं चुकंदर का वितरण, मालवीड, यह भी मालवीड है। और 2 मानक झांसी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो यह हो जाएगा, यह 2 मानक झांसी शंक्वाकार, सॉरी हाँ ठीक हो जाए, ये हो जाएगा। और प्राकृतिक रबड़ एवं चावल ये सम क्षेत्र बेलनाकार, यानी कि ये ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 इस तरह से होगा। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। ये देखते हैं इस क्रम में किस ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है 1 2 3 4, यानी कि बी में दिया गया है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? लाओस, थाईलैंड, फिलीपींस या फिर ब्रुनई। तो आसियान का प्रेजेंट टाइम में सदस्य कौन है? आसियान की स्थापना कब हुई थी? अब बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आसियान की। इसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है। और कहाँ पे की गई थी? तो बैंकॉक में हुई थी। आसियान की स्थापना 1967 में, यानी कि 24 जुलाई 1967 में बैंकॉक में हुई थी। और इसका सदस्य लाओस नहीं है, यानी कि लाओस इसका सदस्य नहीं है। बाकी थाईलैंड भी है, फिलीपींस भी है, ब्रुनई भी है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी, 24 जुलाई को। कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक में हुई थी। ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश OECD यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का सदस्य नहीं है? जापान, जर्मनी, कनाडा और भारत। तो कौन नहीं है? इसमें से जो भारत है वो नहीं है। किसका? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का सदस्य कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, कनाडा, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। इतने सारे इसके सदस्य हैं, लेकिन भारत इसमें सदस्य नहीं है। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? पूछा गया है। अहमदाबाद, साबरमती, सूरत, नर्मदा नदी, हैदराबाद, मूसी, उज्जैन, छिप्रा। यानी कि कौन सा जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद कहाँ पे है? ये साबरमती के किनारे स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। सूरत, ये गड़बड़ लग रहा है क्योंकि सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे है, यानी कि ताप्ती नदी। हैदराबाद, मूसी, बिल्कुल करेक्ट है। उज्जैन, छिप्रा नदी किनारे स्थित है। तो A, B, A, C, D करेक्ट है, लेकिन बी वाला करेक्ट नहीं है और यही हमारा आंसर है। चलिए, हिमालय में मुख्य सीमांत क्षेत्र पृथक करता है। तिब्बत को बृहद हिमालय से, बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से, मध्य हिमालय को लघु हिमालय से या फिर लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से। पूछा गया है मुख्य सीमांत क्षेत्र किसको अलग करता है या फिर पृथक करता है? तो यह अलग करता है तिब्बत को बृहद हिमालय से। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? जलोढ़ मिट्टी, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अधिकता,
लाल मिट्टी अत्यधिक निच्छालन, लेटेराइट मिट्टी पोटास एवं जैव पदार्थों की अधिकता, और काली मिट्टी है लोहे की कमी। कौन सा सुमेलित है? क्या जलोढ़ में नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अधिकता होती है? तो बिल्कुल भी नहीं होती है। लाल मिट्टी अत्यधिक निच्छालन, ऐसा भी नहीं है। लेटेराइट मिट्टी पोटास एवं जैव पदार्थों की इसमें अधिकता होती है, इसमें लेटेराइट मिट्टी में, और सी विल बी राइट। टिहरी बांध निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा एवं रामगंगा, अलकनंदा एवं मंदाकिनी, अलकनंदा एवं भागीरथी, या फिर भागीरथी एवं भीलांगना। तो किस नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध? कहाँ पर है? यह है भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध परियोजना। और यह बांध 260.5 मीटर ऊंचा है। कितना? 260.5 मीटर ऊंचा है। और यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा बड़ा बांध है। ये भी याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा जबकि विश्व का चौथा बड़ा बांध है। इसके प्रथम चरण में 250 मेगावाट की 4 यूनिटों से 1000 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त की जा सकेगी तथा कोटेश्वर बांध से 400 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। तो ये भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको नोट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हिमालय के अग्र नीतल भूभाग के भर जाने से विशाल उत्तरी मैदान निर्मित हुए हैं। यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? ई स्वेस ने, कोबर ने, एम बुराई ने, या फिर डी एन वाडिया ने। तो हिमालय के अग्र नीतल भूभाग के भर जाने से विशाल उत्तरी मैदान निर्मित हुए हैं। यह किसका विचार है? यह विचार है ई स्वेस का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है कोसी नदी पर, महानदी पर, कृष्णा नदी पर, या फिर गोदावरी नदी पर। तो पोचमपाद सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके गोदावरी नदी पर, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ग्रेटर हिमालय में स्नो लाइन की ऊंचाई पश्चिम में अधिक जबकि पूर्व में कम है। इसकी वजह क्या है? पहाड़ों का अधिक ढाल, नमी में अंतर, नॉर्मल लैप्स रेट में अंतर, ऊंचाई में अंतर। 60 में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऊंचाई में अंतर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैलिडोनियन पहाड़ है? लारेंसियन पर्वत, अरावली पर्वत, पामीर नाट, या फिर बैकाल पर्वत। कौन सा है? यह है अरावली पर्वत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? संगूटिका, ग्रेफाइट, मिट्टी पत्थर, या फिर अमितास में बेसाल्ट। यह आता है अमितास में बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और यह चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत होता है। बेसाल्ट बारीक कणों वाली बाह्य आग्नेयशिला है जिसका धरातल के ऊपर ज्वालामुखी के उद्गार के समय हुआ था। तो डी ऑप्शन से करेक्ट है। और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। आपने इसमें कितना क्वेश्चन सही किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।